पीएम मोदी के बाद अगला नंबर किसका होगा? ये वो सवाल है जिस पर पिछले कुछ दिनों से चर्चा तेज हो गई है। वजह कई हैं, 2-3 बड़ी वजह हैं जिसके लिए इस सवाल पर चर्चा तेज हो गई है। कुछ विपक्ष की बातचीतें हैं, कुछ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया मोहन भागवत के बयान से जुड़ी हुई कहानियां हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इस सवाल से घबराना भी नहीं चाहिए। देखिए, होता एक अटैचमेंट एक शब्द है, वो होना बहुत अच्छी बात है राजनीति में कि आपका आपके नेता के प्रति एक अटैचमेंट हो। लेकिन अटैचमेंट ये भी बात सही है कि वास्तविक नहीं होता है, कभी ना कभी डिटैच भी होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर इस देश का एक बहुत बड़ा अटैचमेंट है और उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह भी है। इस देश ने नरेंद्र मोदी से पहले भी बहुत से प्रधानमंत्री देखे। जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी, तमाम प्रधानमंत्री बने, राजीव गांधी, मनमोहन सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, लंबी फहरिस्त है। लेकिन इस देश ने एक प्रधानमंत्री की वो ताकत कभी नहीं देखी जो देश को बदलने की काबिलियत रखती हो। जवाहरलाल नेहरू से लेकर साल 2014 तक मनमोहन सिंह इस देश के प्रधानमंत्री थे। लेकिन इस देश की जनता की आंखों ने भारत को उस रफ्तार से बढ़ते नहीं देखा। हमारे ही बगल में बैठा चीन था। हम देश में गरीबी से संघर्ष करते रह गए, बेरोजगारी से संघर्ष करते रह गए, भ्रष्टाचार से संघर्ष करते रह गए, विकास के नाम पर वादों से संघर्ष करते रह गए। बगल में बैठा चीन सुपर पावर बनकर तैयार हो गया और भारत की जनता ये सब कुछ देख रही थी। हम जातिवाद पर लड़ रहे थे, हम हिंदू मुस्लिम पर लड़ रहे थे, हमें वादे दिए जाते थे लेकिन कभी कुछ नहीं होता था और दूसरे जो देश थे वो हमारे देखते देखते आगे बढ़ गए। 75 साल हमने ये देखते देखते बिता दिया और जब ये बीत गया वक्त तो साल 2014 में एक ऐसा भी समय आया, एक ऐसी भी तारीख आई जब देश को एक उम्मीद मिली। और 2014 से पहले के जो 10 साल बीते थे वो 10 साल तो मुझे लग रहा है कि कोई सपने में भी याद नहीं करना चाहेगा। देश भ्रष्टाचार की एक गोद में जाकर बैठ गया था। तब जन्म होता है देश की राजनीति में, दिल्ली की राजनीति में नरेंद्र दामोदर दास मोदी का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली, उनकी बयान देने की एक अपनी अंदाजगी और उनके काम, नरेंद्र मोदी ने इस देश के लोगों को और इस देश की राजनीति को पहली बार यह सिखाया कि भाई राजनेता ऐसे भी होते हैं। अगर एक व्यक्ति चाह ले तो पूरे देश की सियासत को, पूरे देश की तस्वीर को बदल कर रख सकता है। वो साल 2014 था, आज साल 2025 है और देश आज कहां से कहां पहुंच गया। चाहे वो देश में डेवलपमेंट की बात हो तो हम सबसे आगे पहुंच रहे हैं, विकासशील देशों की फहरिस्त में हम सबसे आगे खड़े हुए हैं। चाहे रक्षा की बात हो तो हम सबसे आगे हैं। आज व्यापार के लिए आप देखिए कि एप्पल के सीईओ टिम कुक को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुद कहते हैं कि अगर आप भारत में जाकर अपने कारखाने डालोगे आईफोन के तो हम अमेरिका में आप पर दोगुना यहां पर टैक्स लगाएंगे। लेकिन इसके बावजूद टिम कुक कहते हैं कि नहीं, मैं तो भारत जाऊंगा। क्योंकि देखिए, व्यापारी कब आता है? जब उसे यहां पर सर्वोत्तम साधन मिलते हैं, जब उसे यहां पर एक अच्छा व्यापार मिलता है। वो भारत में हो रहा है, ये तो एक उदाहरण दे रहा हूं, दुनिया भर में ये हो रहा है। तो कुल मिलाकर मैं ये बताना चाह रहा हूं कि 11 सालों में प्रधानमंत्री की कुर्सी पर रहते हुए नरेंद्र मोदी ने जो इस देश के लिए किया वो इस देश ने 75 सालों में कभी नहीं देखा था। और यही वजह है कि लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो छवि थी वो प्रधानमंत्री के पद की गरिमा से कहीं ऊपर आंकनी शुरू कर दी। लोगों का एक अपना पर्सनल अटैचमेंट हो गया, एक व्यक्तिगत लगाव हो गया नरेंद्र मोदी के साथ, और होना भी चाहिए। आज तक लोगों ने देखा था कि भाई प्रधानमंत्री और जनता के बीच में कोई संबंध नहीं होते थे। प्रधानमंत्री दिल्ली में बैठा है, राजा की तरह आदेश देता है और पालन करने वाली जनता रहती है। लेकिन जब नरेंद्र मोदी आते हैं तो एक चाय वाले से प्रधानमंत्री तक का सफर तय करते हैं। वो अलग बात है कि इस देश में आज भी एक ऐसी पार्टी है, इस देश में ऐसे भी राजनेता हैं जिन्हें यह बात ही पच नहीं पा रही थी कि भाई एक चाय वाला प्रधानमंत्री कैसे बन सकता है। जिस देश ने विरासत की सियासत को देखा हो उसे तो यही सबसे बड़ी अचरज की बात लगती है कि भाई चाय वाला प्रधानमंत्री कैसे बन गया। तो खैर, ये स्थिति थी।
कि भाई जब एक प्रधानमंत्री चाय बेचने के सफर से आज देश की सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठता है और उसके बाद भी जनता से कनेक्ट रहता है, तो पर्सनल अटैचमेंट बन जाता है। और जब ये पर्सनल अटैचमेंट बन जाता है तो वो उस व्यक्ति से आगे सोचना ही नहीं चाहता है। लेकिन देखिए, ये राजनीति है, ये देश है, इसमें सोचना पड़ता है। और मुझे लगता है कि देश को ये शायद अब सोचना भी चाहिए कि चलिए, आज तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, ये पूरा कार्यकाल भी करेंगे, शायद अगला कार्यकाल भी पूरा करेंगे। लेकिन ये सवाल से भागना नहीं चाहिए कि नरेंद्र मोदी के बाद अगला पीएम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कौन होगा। और इस पर अब धीरे धीरे चर्चा चल रही। मोहन भागवत जी का भी एक बयान आया था और उन्होंने कहा था कि भाई 75 साल हो जाते हैं तो फिर मुझे लगता है कि राजनेताओं को रिटायर हो जाना चाहिए और दूसरों को सेवा का मौका देना चाहिए। इस तरह की कई बातें निकल कर आ रही हैं। फिर योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, उनको लेकर खूब चर्चा होती है। और खुलकर मैं कह रहा हूं, प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर चर्चा होती है कि अगर बीजेपी में नरेंद्र मोदी के बाद कोई देखा जाएगा तो वो योगी आदित्यनाथ भी हो सकते हैं। ये बहुत सारे चेहरों की बात कर रहा हूं, उनमें से एक योगी आदित्यनाथ भी हैं। उनके भी अभी बहुत दिल्ली के दौरे देखे गए, राष्ट्रीय अध्यक्ष की कवायद भी चल रही है देश में भारतीय जनता पार्टी की, तमाम अटकलें लगाई जा रही हैं। तो इस बीच ये सवाल भी आ गया है कि भाई अगर मोदी के बाद अगला भारतीय जनता पार्टी का पीएम होगा तो वो चेहरा कौन हो सकता है। और मुझे लगता है कि ये चर्चा करना ठीक रहेगा। भविष्य की राजनीति की ओर व्यक्ति को देखना चाहिए। जब तक नरेंद्र मोदी साहब हैं, वो तो हैं ही, देश को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन अगला चेहरा कौन हो सकता है। अब कुछ नाम हैं जिन पर हर कोई चर्चा करने के लिए सहमत हो जाता है। मैं क्रमवाइज तो आपको नहीं बताऊंगा, क्रमवार तो नहीं बताऊंगा, लेकिन आप समझिए कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में केंद्रीय कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान साहब। भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता से लेकर उन्होंने कृषि मंत्री तक का अपना सफर तय किया है। मध्य प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, लाडले मुख्यमंत्री रहे हैं, जनता के चहेते रहे हैं, लोकप्रियता का उनका कोई सानी नहीं है। और 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी अपना प्रधानमंत्री का उम्मीदवार खोज रही थी, तब भी शिवराज सिंह चौहान का नाम था। लेकिन बहुत सारी बातें निकल कर आई और तब नरेंद्र मोदी साहब आगे आ गए, शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में ही रह गए। और अब करीब 11 साल बाद नरेंद्र मोदी सरकार में शिवराज सिंह चौहान को केंद्र में बुलाया गया मध्य प्रदेश से। तो ये बातें भी आई कि कुछ प्रमोशन होना है या भविष्य की राजनीति के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी तैयारी कर रही है। तो एक नाम है शिवराज सिंह चौहान भी हैं। दूसरा नाम जो है वो हमारे वर्तमान जो गृह मंत्री हैं अमित शाह है, जिन्हें हम भारतीय राजनीति का चाणक्य भी कहते हैं। और चाणक्य कहना तो स्वाभाविक है। 2014 में जिस लिहाज से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए तमाम राजनीति का अपना परिचय दिया, कुशलता का परिचय दिया है, वो आज तक देश में कभी देखने के लिए नहीं मिला। और उनका नाम भी है इस लिस्ट में कि भाई जिस लिहाज से वो बड़े फैसले लेते हैं, चाहे फिर वो संगठन के हों या सरकार के हों, बेबाक हैं, बेखौफ हैं, ना विपक्ष से डरते हैं, ना किसी और से डरते हैं। तो उनका नाम भी इस लिस्ट में कि हाँ, अगर कभी भविष्य में देखा गया तो अमित शाह को भी यहाँ पर प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर देखा जा सकता है। तीसरा नाम जिस पर चर्चा होती है वो है नितिन गडकरी साहब की। केंद्रीय परिवहन मंत्री हैं और नितिन गडकरी साहब ने जो सड़कें बनाई हैं, वो मुझे लगता है कि भारत में 75 सालों में व्यक्ति के पास तो सड़कें नहीं थी और उन्होंने इतना बड़ा पूरा कन्याकुमारी से कश्मीर तक का जंजाल बिछाया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उन पर भरोसा करता है, नागपुर से उनकी नज़दीकियां हैं। परिवहन एवं सड़क मंत्रालय के पूरे कारोबार को उन्होंने एक अलग आयाम पर ले जाकर दिखाया, तो उनकी भी चर्चा होती रहती है। इसके अलावा मैं कहूँगा कि कोई ठोस नाम नहीं है। ये तीन जो मैंने आपको नाम गिनाया, योगी आदित्यनाथ, शिवराज सिंह चौहान, योगी आदित्यनाथ, शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, ये जो नाम मैंने आपको गिनाए, ये सबसे मजबूत नाम है जो चर्चा पर आ रहे हैं, जिन पर संघ भी कहीं ना कहीं भविष्य की राजनीति के तौर पर देख रहा है। लेकिन ग्राउंड पर क्या हो रहा है? ग्राउंड पर दो नाम हैं। एक है अमित शाह साहब का, दूसरा है योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। और दो तरह की बातें हो रही हैं। एक बात होती है लोकप्रियता की और दूसरी बात होती है कमान की, नेतृत्व की। अमित शाह के पास एक बहुत बड़े नेतृत्व का अनुभव है। संगठन में कैसे काम करना है, संगठन को कैसे मजबूत करना है, क्या योजना बनानी है, किस तरह मुद्दों को जनता के बीच में ले जाना है, विपक्ष की काट कैसे खोजना है,
दमदार फैसलों को देश में कैसे लागू करना है, ये सब कुछ अमित शाह जानते हैं। ऐसे ही नहीं उन्हें सियासत का चाणक्य कहा जाता है। और आप देखिए कि 2014 से 2025 आ गया है, अमित शाह जिस किरदार में 2014 में नजर आ रहे थे आज भी उसी किरदार में रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे नज़दीकी कहे जाते हैं। ये भी कहा जाता है कि भाई नंबर 1 के बाद नंबर 2 अमित शाह ही हैं। तो उनका नाम तो है ही चर्चा में, और उनका जो कंपैरिजन होता है, जो उनकी तुलना होती है, वो होती है योगी आदित्यनाथ से। अब मैंने बताया कि अमित शाह की क्या क्वालिटीज हैं। अब योगी आदित्यनाथ को लेकर जब बात होती है तो उनकी जो सबसे पहली क्वालिटी गिनाई जाती है वो गिनाई जाती है लोकप्रियता, लोकतंत्र, भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यशैली है और देश की राजनीति, यहाँ पर लोकप्रियता का जो पैमाना है वो बहुत ऊपर रहता है कि भाई जनता किसे पसंद कर रही है। लेकिन इस लिहाज से देखा जाए तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद जो पब्लिक फेस हैं, जिन पर जनता भरोसा कर सकती है, जिन पर जनता भरोसा करती है, वो योगी आदित्यनाथ हैं। और इस मुकाबले में अमित शाह उनसे कहीं नीचे हैं और योगी आदित्यनाथ का कोई मुकाबला नहीं है, क्योंकि उनकी जो तुलना होने लगी है फिलहाल वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समकक्ष होने लगी। देखिए बहुत कम होता है, मैं आपको बता रहा हूं कि एक मुख्यमंत्री की तुलना एक दुनिया के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री से हो, तो आप समझ सकते हैं कि उस राजनेता का कद कितना ऊंचा नहीं होगा। योगी आदित्यनाथ की बात कर रहा हूं, ये उनका दूसरा कार्यकाल ही है। योगी आदित्यनाथ का कार्यकाल को पूरा होने में भी अभी 2 साल हैं, 8 साल हो गए उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाले हुए। लेकिन जिस दमदारी से उन्होंने उत्तर प्रदेश में अपनी राजनीति का परिचय दिया, जिस दमदारी से उन्होंने उत्तर प्रदेश को दंगाई राज्य से आज कानून की दृष्टि से सबसे मजबूत राज्य बना दिया, माफियाओं को खत्म कर दिया, धार्मिक जो उन्माद फैलते थे उनको खत्म कर दिया, एक बेबाक अंदाज है। और एक भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से भाई हार्डकोर हिंदुत्व की राजनीति में एकदम टोटल फिट बैठने वाले राजनेता हैं। और एक चीज जो भाजपा देखती है कि भाई आपका व्यक्तिगत बैकग्राउंड क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का व्यक्तिगत बैकग्राउंड, बचपन से खुद को संघ में झोंक दिया, कहते हैं ना कि खुद को बर्बाद कर दिया, देश को आबाद कर दिया। नरेंद्र मोदी ने वही काम किया था, खुद की व्यक्तिगत जिंदगी को उन्होंने आहूत कर दिया, देश में हवन कर दिया उन्होंने, और अपने आप को खत्म करके देश को आज इतना आगे कर दिया। कोई पारिवारिक बैकग्राउंड नहीं, कभी परिवार की तस्वीर नजर नहीं आती। माँ का दर्शन करने जाते थे, अब माँ भी नहीं रही है तो वहां भी नहीं जाते हैं। इसी तरह की छवि योगी आदित्यनाथ की भी है। योगी आदित्यनाथ एक योगी हैं, गोरखनाथ मठ से उनका संबंध है और पूरी तरह से वो राष्ट्र की सेवा में समर्पित हैं, देश की सेवा में समर्पित हैं। और योगी आदित्यनाथ को ना तो सत्ता की लालच है, ना योगी आदित्यनाथ को पद की लालच है, ना कद की लालच है। दमदारी से काम करने वाले नेताओं में है, जनता के बीच में खूब लोकप्रिय हैं और जो सर्वे भी आते रहते हैं उनमें भी उनका नाम बहुत आगे चलता है। तो 2 नाम सबसे ज्यादा हैं, अमित शाह का और योगी आदित्यनाथ का। अब एक सवाल की पकड़ किसकी पार्टी के भीतर मजबूत है, क्योंकि प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा ये तय तो भारतीय जनता पार्टी करेगी। भाई आप कांग्रेस तो है नहीं कि गांधी परिवार है तो बस निकलते ही आ रहा है, ना ही हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब के कोई बेटे हैं कि वो राजनीति में आगे आ जाएंगे। ये भाजपा तय करती है, ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यहाँ पर मंथन करता है कि कौन देश के लिए और पार्टी के लिए सबसे उपयुक्त होगा। और इस लिहाज से देखा जाए तो मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। देखिए राजनीति में लोकप्रियता होना बहुत जरूरी होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इतने लोकप्रिय हैं, लेकिन उनकी लोकप्रियता क्यों है? क्योंकि साल 2014 में नरेंद्र मोदी जीत कर आए थे। अगर नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने का मौका नहीं मिलता तो आज उनकी ये लोकप्रियता शायद नहीं हो पाती। लेकिन पद में आने के बाद जो उन्होंने काम किए हैं उन कामों ने नरेंद्र मोदी को न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया भर में लोकप्रियता दिलाई है। लेकिन चुनाव और राजनीति लोकप्रियता से थोड़े हटकर हैं। चुनाव जीतने के लिए आपको स्ट्रेटजी बनानी होती है, चुनाव जीतने के लिए आपको विपक्ष की काट ढूंढनी पड़ती है, चुनाव जीतने के लिए आपको जनता की नब्ज टटोलनी पड़ती है, चुनाव जीतने के लिए आपको राजनीति करनी पड़ती है। और जब बात राजनीति की आती है तो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ अमित शाह के मुकाबले थोड़े से धीमे नजर आते हैं। आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में भी कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ फैसले तो अच्छे बड़े लेते हैं, लेकिन जो राजनीति होती है उस राजनीति में योगी आदित्यनाथ थोड़े से कई बार दब से जाते हैं। चाहे वो केशव प्रसाद मौर्य का मामला हो, ब्रजभूषण शरण का मामला हो, मामले उतनी जल्दी सुलझा नहीं पाते हैं। अब बातें निकल कर आती रहती हैं भाई कि संगठन कई बार ये कहा गया है
भरे मंच से अगर केशव प्रसाद मौर्य ने योगी आदित्यनाथ के लिए ये कहा कि सरकार से बड़ा संगठन होता है, तो ऐसी बातें कहीं ना कहीं इशारा करती हैं कि योगी आदित्यनाथ देश में लोकप्रिय हैं, जनता के बीच में लोकप्रिय हैं, लेकिन जो राजनीति की महारत होती है उसमें अभी उतने परिपक्व नहीं हुए हैं। और देखिए, एक बात ये भी आप मान लीजिए, लोकप्रियता राजनीति में चुनाव नहीं जिताती है। राजनीति में चुनाव जिताने के लिए आपको एक राजनीतिक जो पूरा दृष्टिकोण है वो समझना होता है, आपको रणनीति बनानी होती है, जनता की नब्ज टटोलना होता है और आपको विपक्ष की काट भी ढूंढनी होती है। ये मुकाबला होता है, यहाँ पर आपको घेरने के लिए हर कोई खड़ा होता है और इस मामले में अमित शाह बहुत आगे हैं। अब 2004 में आप देखिए, क्या अटल बिहारी वाजपेयी से ज्यादा इस देश में किसी दूसरे राजनेता की लोकप्रियता थी? नहीं थी। राष्ट्रवादी नेता थे, हिंदूवादी नेता थे, सब कुछ सही था, लेकिन बावजूद इसके ना तो अटल बिहारी वाजपेयी अपने बलबूते पर पूर्ण बहुमत की भाजपा की सरकार का भी ला पाए, ना ही 2004 में भाजपा की कुर्सी बरकरार रख पाए। नतीजा क्या हुआ? सोनिया गांधी के नेतृत्व में, यूपीए के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनी। तो लोकप्रियता तो तब भी थी अटल बिहारी वाजपेयी की, उनकी आखिरी सांसों तक देश ने उन्हें उसी अंदाज में स्वीकारा है, उनका सम्मान किया है, लेकिन वोट नहीं दिया, क्योंकि राजनीति सिर्फ लोकप्रियता से नहीं चलती है। यही बात मैं आपको समझाने के लिए मैंने इस खास एपिसोड पर आपसे चर्चा की कि भविष्य की राजनीति पर चर्चा तो हो रही है, योगी आदित्यनाथ लोकप्रिय भी हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अमित शाह वो अहम किरदार होंगे जो योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता को भुनाएंगे और भविष्य में एक बहुत बड़े भारतीय जनता पार्टी के चेहरे के तौर पर भी नजर आएंगे। होगा क्या, ये भविष्य तय करेगा, लेकिन चर्चाओं के बाजार में मुझे लगता है कि विश्लेषण ऐसे होना चाहिए जो कहीं ना कहीं सच से वाकिफ रखते हो, हवा हवाई नहीं होना चाहिए। और एक बात मैं और कहूँगा कि एबीसी हिंदी न्यूज़ को आप तमाम दर्शक ज़बरदस्त सपोर्ट कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं, तो जल्दी से जाइए और हमारे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कीजिए। राष्ट्रवादी आवाज़ है, देश की आवाज़ है, तो आपका समर्थन भी बहुत ज़रूरी है। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।